Start with Order 22, Death, Marriage, Insolvencies of Parties. So this rule is very important. Rule 1 says that no abatement by parties death if right to sue survives. सूट अबेटमेंट का मतलब क्या होता है अब कि वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, सूट अब कंटिन्यू नहीं होगा। अब पार्टी की डेथ हो गई, मान लो डिफेंडेंट की डेथ हो गई और डिफेमेशन का केस था, तो कहाँ आप क्या ऊपर थोड़ा ना लड़ने जाएंगे उससे केस। अब उसकी पार्टी डिफेंडेंट की अगर डेथ हो गई है तो उसके ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव से लड़ेंगे, क्योंकि डिफेमेशन तो उसने किया था ना डिफेंडेंट ने। बट अगर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है या मनी रिलेटेड मैटर है कुछ, तो सूट सर्वाइव करेगा, राइट टू स्यू सर्वाइव करेगा। तो वही बात बोली है कि अगर डेथ ऑफ द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हो गया, बट सूट अबेट कब नहीं होगा, जब राइट टू स्यू सर्वाइव करेगा। और राइट टू स्यू कब सर्वाइव कर सकता है कि अगर उस पर्सन की डेथ भी हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी क्लेम कर सकते हैं वो राइट तब। अब इसका रूल 2 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्रोसीजर वेयर वन ऑफ द सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स डाई, राइट टू स्यू सर्वाइव्स। वेयर देर आर मोर प्लेंटिव्स या डिफेंडेंट्स देन वन, या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है और उनमें से कोई एक की डेथ हो जाती है, और जहाँ राइट टू स्यू सर्वाइव कर रहा है, किसके लिए, सर्वाइविंग प्लेंटिफ के लिए या फिर सर्वाइविंग डिफेंडेंट्स के लिए, अगेंस्ट द सर्वाइविंग डिफेंडेंट्स राइट टू स्यू सर्वाइव कर रहा है, तो तब भी अबेट नहीं होगा। द सूट शैल प्रोसीड एट द इंस्टेंस ऑफ सर्वाइविंग प्लेंटिफ। सर्वाइविंग प्लेंटिफ या सर्वाइविंग डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट सूट कंटिन्यूड रहेगा। देन अब इसमें सीधे आ जाएंगे 5 पे। रूल 5, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन एज टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर क्वेश्चन ये है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, एनी पर्सन is or is not the legal representative of the deceased, सच क्वेश्चन कौन डिटरमाइन करेगा, ऑब्वियसली कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि ये पर्सन लीगल रिप्रेजेंटेटिव के कैरेक्टर में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अगर अपीलेंट कोर्ट को डिटरमाइन कर रहा है तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को बोलेगा कि आप सारे एविडेंसेस और रिकॉर्ड्स भेजें, आप डिटरमाइन करें पहले, फिर अपीलेंट कोर्ट उसमें जो फाइनल जजमेंट है वो देगा। देन और कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 6 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। रूल 6, नो अबेटमेंट बाय रीजन ऑफ डेथ आफ्टर हियरिंग। इसमें फर्क नहीं पड़ता कि कॉज ऑफ एक्शन राइट टू स्यू सर्वाइव करता है कि नहीं करता है। अबेटमेंट नहीं हो सकता बाय द रीजन ऑफ डेथ ऑफ ईदर पार्टी बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द हियरिंग। अब देखो, कंक्लूजन ऑफ द हियरिंग हो गया बट जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हुआ, उसके बीच में किसी पर्सन की डेथ हो गई, तो तब अबेटमेंट नहीं हो सकता, भले ही राइट टू स्यू सर्वाइव होए या ना होए, तब उस केस का अबेटमेंट नहीं हो सकता। एंड द ऑर्डर जो भी डिक्री होगी, इट शैल हैव द सेम फोर्स, उसका सेम फोर्स होगा जैसे कि वो डेथ नहीं हुई हो तब कोई फोर्स होता है उसका। ये इंसिडेंट ना हुआ हो तब जैसा फोर्स होगा वैसा ही फोर्स होगा। देन 7th क्या बोलता है, सूट नॉट अबेट बाय मैरिज ऑफ फीमेल पार्टी। अब किसी फीमेल प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की अगर मैरिज हो गई है तो सूट अबेट नहीं हो सकता। पर अगर कोई मनी रिलेटेड मैटर है जैसे डेट वगैरह है, तो उसमें हस्बैंड की भी लाइबिलिटी रहेगी। अगर हस्बैंड इज़ बाय लॉ लाइबल फॉर द डेट, अगर हस्बैंड को उनके लॉज डिफाइन करते हैं कि वो वाइफ के डेट के भी लाइबिलिटी है उन पे। अब 8 क्या बोलता है, वेदर प्लेंटिफ इंसॉल्वेंसी बार सूट। इंसॉल्वेंसी ऑफ प्लेंटिफ इन एनी सूट विच द असाइनी और रिसीवर माइट मेंटेन। तो अगर प्लेंटिफ इंसॉल्वेंसी में आ जाता है और उसका सूट चल रहा है कोई, और इस पे एक असाइनी या रिसीवर है, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह का जो ध्यान रख रहा है, जो प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रहा है, वो अगर अबेट कर देता है ना, मतलब वो खुद ही कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वो बोलता है कि इस प्रॉपर्टी में अब कुछ नहीं बचा है, कंटिन्यू नहीं हो सकता ये सूट, तो फिर
सूट अबेट होगा, नहीं तो सूट अबेट नहीं होता है अगर रिसीवर ने मना कर दिया तो। नाउ सेक्शन रूल 9 क्या बोलता है? व्हेन द सूट अबेट्स और इज dismissed अंडर दिस ऑर्डर नो फ्रेश सूट शैल बी ब्रॉट। अब अगर इस ऑर्डर में अगर सूट डिसमिस हुआ है, भले वो इंसॉल्वेंसी से हुआ है या डेथ से हुआ है, तो फिर कोई भी नया सूट नहीं लाया जाएगा ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। प्लेंटिव और पर्सन क्लेमिंग टू बी रिप्रेजेंटेटिव, जो भी प्लेंटिफ हैं या रिसीवर या असाइनी है, वो क्या कर सकते हैं? नया सूट नहीं फाइल कर सकते, बट जो ऑर्डर है अबेटमेंट का उसको सेट असाइड करवा सकते हैं, डिसमिस करा सकते हैं। डिसमिस का ऑर्डर है उसे सेट असाइड करा सकते हैं। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि कंटिन्यू उस टाइम नहीं हो सकता था, कोई रीज़न था, तो फिर कंटिन्यू अभी वो कोर्ट सेट असाइड कर सकता है ऑर्डर। देन रूल 10 क्या बोलता है? प्रोसीजर इन केस ऑफ असाइनमेंट बिफोर फाइनल ऑर्डर इन द सूट। अब ये क्या होता है? प्रोसीजर इन केस ऑफ असाइनमेंट बिफोर फाइनल ऑर्डर इन द सूट। अब असाइनमेंट क्रिएशन या डेवोल्यूशन से कोई भी इंटरेस्ट अगर किसी पर्सन में ट्रांसफ़र हो गया है तो उन्हें भी एक पार्टी कंसीडर करेंगे। अब कैसे इंटरेस्ट आ जाता है उनमें, कैसे एकदम से इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है? अब मान लो कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी और उसका कोर्ट में केस चल रहा था, ठीक है। अब ए ने समझदारी करी, ए ने क्या किया कि ये प्रॉपर्टी बोला कि मैं तो अपना हिस्सा बेच देता हूँ, जबकि उसका उसका ये प्रॉपर्टी तो डिस्प्यूटेड थी, तो बेच तो सकते ही नहीं है, लेस पेंडिस। तो क्या किया, तब भी इसने बेच दी। किसको? सी को बेच दी। अब सी क्या हो गया? सी का इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? सी इस मैटर में इसका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया ना, तो इस मैटर में सी को भी ऐड कर दिया जाएगा विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। अब 10A क्या बोलता है? ड्यूटी ऑफ प्लीडर टू कम्युनिकेट टू द कोर्ट डेथ ऑफ द पार्टी। अब ड्यूटी बनती है ये प्लीडर की कि वो डेथ, अगर कोई पार्टी की डेथ हो गई तो कोर्ट को बताए और कोर्ट अदर पार्टी को बताएगी नोटिस देके। देन 12th इज वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर टू प्रोसीडिंग। रूल 348 जो हमने देखा, इट शैल नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। किस चीज़ की बात करते हैं? 3-4, ये सेवरल डिफेंडेंट्स की डेथ हो गई हो या सेवरल प्लेंटिफ्स में डेथ हो गई हो किसी की, देन इंसॉल्वेंसी की बात करते। तो ये ऑर्डर्स, सॉरी, ये रूल्स एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर पे एग्जीक्यूशन के टाइम नहीं अप्लाई होंगे। अब ऑर्डर 23 स्टार्ट करते हैं, विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट। तो ये इसका हेडिंग भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि 23 किस बारे में बात करता है? विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट के बारे में बात करता है। तो इसका रूल 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विड्रॉल ऑफ सूट एंड अबैंडनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम। तो प्लेंटिफ क्या कर सकता है? या तो सबके अगेंस्ट, अगर बहुत सारे डिफेंडेंट है तो, या एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट सूट का अबैंडनमेंट कर सकता है। बट अगर प्लेंटिफ माइनर है तो फिर ये चीज़ वो कोर्ट की परमिशन के साथ ही कर सकता है। अब एप्लीकेशन के साथ उसे क्या फिल करना पड़ेगा? एफिडेविट ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड, जो उसका गार्जियन है उसका एफिडेविट। इट शैल बी अकम्पनीड बाय द एफिडेविट ऑल्सो इफ द माइनर ऑफ सच अदर पर्सन इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लीडर। अगर उसे प्लीडर रिप्रेजेंट कर रहा है तो बाय द सर्टिफिकेट ऑफ प्लीडर टू द अफेक्ट ऑफ अबैंडनमेंट, ठीक है। तो उसको एफिडेविट के साथ या सर्टिफिकेट ऑफ प्लीडर के साथ ही माइनर विद द परमिशन ऑफ कोर्ट अबैंडन कर सकता है। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि सूट मस्ट फेल बाय रीजन ऑफ सम फॉर्मल डिफेक्ट, कोई ऐसा सूट में कुछ ऐसा फॉर्मल डिफेक्ट है
जो कि फ्रेश सूट लाने से ही वो ऐसे करेक्ट नहीं हो सकता, फ्रेश सूट ही लाना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा सफिशिएंट ग्राउंड है कि प्लेंटिव फ्रेश सूट ला सकता है, तो अभी ये वाला सूट अबैंडन कर दो। तो फिर कोर्ट अगर इन सब चीज़ों से सेटिस्फाइड है तो फिर प्लेंटिव को वो परमिशन दे सकता है टू विड्रॉ अ केस एंड विद अ लिबर्टी टू इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट, कि फ्रेश सूट आप इंस्टीट्यूट करा सकते हो। वेदर प्लेंटिव अबैंडन्स एनी सूट और पार्ट ऑफ द क्लेम, withdraws from a suit or part of the claim without permission of the court, तो क्या होगा अगर वो कोर्ट की परमिशन के बिना विड्रॉ करता है और अबैंडन करता है किसी क्लेम को, तो कोर्ट क्या कर सकता है, उसे लायबल ठहरा सकता है किसी भी कॉस्ट के, और उसे फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट करने से, उस मैटर पे फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट करने से रोक लगा सकता है। तो अगर बहुत सारे प्लेंटिव्स हैं तो दूसरे की परमिशन के बिना कोई भी विड्रॉ नहीं कर सकता सूट। अब इसमें सेकंड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लिमिटेशन लॉ नॉट अफेक्टेड बाय फर्स्ट सूट। If the first suit instituted on the permission granted under the last proceeding rule, the plaintiff shall be bound by the law of limitation in the same manner. तो लिमिटेशन लॉ अगर फर्स्ट सूट ऑलरेडी इंस्टीट्यूट हो चुका है तो उससे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है लिमिटेशन लॉ पे। जो भी लिमिटेशन का टाइम पीरियड है वो उसी हिसाब से वर्क करेगा, एज इफ नो प्रीवियस सूट वॉज फाइल्ड। थर्ड बोलता है कॉम्प्रोमाइज ऑफ द सूट, वेयर इट इज़ प्रूफ टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट दैट सूट हैज़ बीन एडजस्टेड होली या फिर पार्ट। कुछ पार्ट अगर सूट का एडजस्ट हो गया है, या तो पूरा सूट एडजस्ट हो गया है या कुछ पार्ट एडजस्ट हो गया है बाय लॉफुल अग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज, पार्टीज ने कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ एडजस्टमेंट कर लिया है, विच इज़ उनका कॉम्प्रोमाइज साइंड रिटन है और साइंड है, तो कोर्ट के पास जब भी वो अग्रीमेंट आएगा तो कोर्ट उस अग्रीमेंट को अपने रिकॉर्ड्स में मेंशन करेगी और उसी अकॉर्डेंस में अपना जजमेंट सुनाएगी। तो अगर कोई पार्टी डिनाई कर रही है और कोई पार्टी बोल रही है कि मैं तो सेटिस्फैक्शन ऑफ अग्रीमेंट पे आया ही नहीं था, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा मेरी तरफ से तो कुछ नहीं हुआ है, तो कोर्ट इस चीज़ पे, इस क्वेश्चन पे खुद डिसाइड करेगा। अब कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह कुछ अग्रीमेंट वॉइड नहीं होना चाहिए एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस ऑर्डर। अब हम बढ़ते हैं आगे। ऑर्डर 24 एंड ऑर्डर 25 में भी कुछ ऐसा खास नहीं है। दिस ऑर्डर्स आर इम्पॉर्टेंट, बस रूल का नाम याद कर लेना, बस वहाँ था कि इम्पोर्टेंस है इसका, बाकी ऐसा डिटेल में नहीं आता है। देन ऑर्डर 25 भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम ऑर्डर 26 पे, कमीशंस पे। इसका ऑर्डर नंबर और नाम इज़ इम्पॉर्टेंट। रूल 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, केसेस इन विच कोर्ट में इशू कमीशन टू एग्जामिन विटनेसेस। ये यूटीसीजे और एमपीसीजे में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं ये मार्क कराती हूँ जो ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं किसी एग्जामिनेशन में, तो उस अकॉर्डिंग मैं इम्पोर्टेंस मार्क कराती हूँ। तो रूल 1 सेज दैट केसेस इन विच कोर्ट में इशू कमीशन टू एग्जामिन विटनेसेस। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि कोई भी अगर प्रिजन में डिटेन्ड हो और उसका अगर एग्जामिनेशन करना हो और वो पर्सन नहीं आ सकता हो कोर्ट में, तो फिर उसका एग्जामिनेशन करने के लिए कमीशन बैठा सकते हैं। या फिर कोई पर्सन कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर हो तो तब भी कमीशन बिठा सकते हैं उसका एग्जामिनेशन के लिए। तो अब पूरा कमीशन का हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस चीज़ों में कमीशंस हम लोग कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकता है। तो कोर्ट किस किस लिए कमीशंस बैठा सकता है, तो कोर्ट में इन एनी सूट इशू कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑन द इंटेरोगेटरीज, मतलब कोई भी ऐसे क्वेश्चंस पूछने के लिए कमीशन बिठा सकता है ऑफ एनी पर्सन
रेजिडेंट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन, जो कि कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में रहता है बट कोर्ट की मीटिंग में कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता ड्यू टू इन्फॉर्मिटी या सिकनेस, तो उसके लिए कमीशन बिठा सकते हैं। प्रोवाइडेड एट द कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑन सच इंटेरोगेटरीज शैल नॉट बी इशूड अनलेस फॉर द रीजंस रिकॉर्डेड थिंग्स फिट सो। क्योंकि देखो इसका कॉस्ट बहुत आता है कमीशन वगैरह बैठाने का, तो अगर कोर्ट को अपने कमीशन बिठाने का रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि क्यों वो ऐसा कर रहा है। Then court may for the purpose of this rule accept a certificate purporting to be signed by the registered मेडिकल प्रैक्टिशनर एज एन एविडेंस ऑफ। अब कोई अगर बोल रहा है कि सर मैं तो सिक हूँ, मैं तो इन्फर्म पर्सन हूँ, मैं नहीं अटेंड कर सकता, तो उसे एक ऐसा नहीं है कि जैसा कॉलेज टाइम में एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दिया वैसा नहीं, पूरा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से सर्टिफिकेट पे साइन करवा के लिखवाना पड़ेगा कि अटेंड नहीं कर सकता हूँ मैं प्रोसीडिंग्स। अब फोर्थ इज इम्पॉर्टेंट रूल फॉर पर्सन्स फॉर हुज एग्जामिनेशन कमीशन में बी इशूड। तो कोई भी पर्सन इन एनी सूट इशू अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ इंटेरोगेटरीज जो कि कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड रहता है। एनी पर्सन हु इज अबाउट टू लीव सच लिमिट्स, जो कि ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाने वाला है बहुत जल्द। एंड एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, जो कि बहुत ही हाई रेपुटेशन वाली डेजिग्नेशन पे है और उसका खुद अपीयर होना अच्छा नहीं होगा, तो उसका एग्जामिनेशन के लिए कमीशन बिठा सकते हैं। जैसे जजेस वगैरह का कोई केस चल रहा है उन पे, जैसे यशवंत वर्मा का हमने केस देखा था, तो उनको एग्जामिनेशन के लिए वो खुद कोर्ट नहीं आए, उनको कमीशन बैठाई जो भी जजेस थे उन्होंने। देन अगर कोई भी पर्सन लोकल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर रहता है कोर्ट के, तो जिस कोर्ट के लोकल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर रहता है, नॉट बीइंग हाई कोर्ट को नहीं बोल सकते आप कमीशन बिठाने के लिए, कोई उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट को ही बोलेंगे जिसके ज्यूरिसडिक्शन में वो पर्सन रिसाइड करता है कि आप एक कमीशन इशू करिए। देन द कोर्ट ऑन इशूइंग कमीशन अंडर दिस रूल शैल डायरेक्ट whether the commission shall be returned to itself or to the any subordinate court, कि कमीशन को मतलब जो भी रीजंस वगैरह रिकॉर्ड करके उनके पास लाना चाहिए या सबऑर्डिनेट कोर्ट को देना चाहिए। सबऑर्डिनेट कोर्ट को, अब जैसे देखो कोई भी कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को बोल सकता है कि आप कमीशन इशू कर दो, तो ये मतलब मैनेजर तो अपने जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनको काम दे सकता है ना, तो इसलिए जो हायर कोर्ट होते हैं या जो सुपीरियर कोर्ट होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को कमीशन इशू करने के लिए बोल सकते हैं। अब 9 पे आ जाता है कमीशंस टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन। तो कोर्ट को अगर लगता है कि लोकल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कोई भी मैटर पे, कोई भी मैटर इन डिस्प्यूट है और उसे और मतलब उस पर क्लियरेंस चाहिए, तो इन लोकल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और कैसे किस टाइप के मैटर है, जैसे मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, मीन प्रॉफिट क्या होना चाहिए, डैमेजेस क्या होने चाहिए, एनुअल नेट प्रॉफिट क्या होने चाहिए, या कोई भी ऐसा एक्सपर्ट क्वेश्चन है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन है उस पर कमीशन बिठाना है, तो ऐसा कोर्ट कर सकता है, उस चीज़ पे कमीशन बिठा सकता है। वेयर स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड रूल्स एज टू पर्सन टू whom such commission shall be issued, court shall be bound by such rules. अब जो कमीशन जो पर्सन है जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इंटेरोगेशन कर रहे हैं, कमीशन में जो पर्सन है उन्हें रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करनी पड़ती है, तो ये होता है उनका प्रोसीजर। एंड इट शुड बी इन रिटन एंड साइंड बाय देम अलॉन्ग विद द एविडेंस।
देन 10A इज इम्पॉर्टेंट, कमीशन फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो कोई ऐसा अगर क्वेश्चन है जो कि सूट में अराइज हुआ है, जो कि ओपिनियन, एक्सपर्ट का ही ओपिनियन मांगता है, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट क्या करेगा, कमीशन बिठाएगा उन एक्सपर्ट पर्सन्स की। सो दैट्स इट इन दिस ऑर्डर। अब आते हैं ऑर्डर 27 पे, सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो हमने देखा था, इसके सेक्शंस भी पढ़े थे हमने कि सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट फाइल कैसे होता है। तो आर्टिकल 300 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और हमने अभी पार्ट 4 में हमने पढ़ा था सेक्शन 79, सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो उसके साथ रीड किया जाएगा ये, अलॉन्ग विथ, रेड विथ सेक्शन 79। तो रूल 1 इज इम्पॉर्टेंट, सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो जो प्लेंट होता है, रिटन स्टेटमेंट होता है, इट शैल बी साइंड बाय सच पर्सन एज गवर्नमेंट में बाय स्पेशल ऑर्डर और जनरल ऑर्डर अपॉइंट इन हिज बिहाफ। तो गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती है, किसको अपॉइंट करती है, पब्लिक ऑफिसर को, सॉरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कि वो उनके बिहाफ पे कोई भी साइन कर सकते हैं, या किसी भी और पर्सन को अपॉइंट कर सकती है। एंड ही शैल बी वेरीफाइड बाय एनी पर्सन हुम द गवर्नमेंट में अपॉइंट हु इज़ एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स। और किसी और पर्सन को भी अपॉइंट करेगी टू वेरीफाई एनी डॉक्यूमेंट या फिर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। सो दैट्स इट फॉर दिस ऑर्डर एज वेल। अब हम ऑर्डर 32 पे आते हैं। तो सूट्स बाय और अगेंस्ट माइनर्स और पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। तो माइनर टू स्यू द नेक्स्ट फ्रेंड। तो जो प्लेंटिफ होगा ना, अगर वो फाइल कर रहा है सूट, प्लेंटिफ माइनर होगा, तो उसे बोलेंगे कि वो प्लेंटिफ अपने नेक्स्ट फ्रेंड मतलब गार्जियन के थ्रू सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। और अगर डिफेंडेंट माइनर है तो उसके गार्जियन को क्या बोलेंगे, गार्जियन ही बोलेंगे, बट प्लेंटिफ के केस में नेक्स्ट फ्रेंड बोलेंगे। तो रूल 3, गार्जियन फॉर द सूट टू बी अपॉइंटेड बाय कोर्ट फॉर द माइनर डिफेंडेंट। तो गार्जियन कौन अपॉइंट करेगा, अगर वो सेटिस्फाइड है कि वो माइनर है डिफेंडेंट, तो वो एक प्रॉपर पर्सन को अपॉइंट करेगा कोर्ट टू बी हिज गार्जियन, एंड एन ऑर्डर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन फॉर दिस सूट मे बी अपॉइंटेड अपॉन द एप्लीकेशन इन द नेम ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर और बाय द प्लेंटिफ। अब गार्जियन अपॉइंट करने की एप्लीकेशन कौन दे सकता है, माइनर दे सकता है, और प्लेंटिफ भी दे सकता है माइनर के बिहाफ पे। सच एप्लीकेशन शैल बी सपोर्टेड बाय, किसके थ्रू सपोर्ट होगा, ऑब्वियसली एफिडेविट के थ्रू। एंड उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि जो गार्जियन अपॉइंट हुआ है ना, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस कंट्रोवर्सी में, एंड ही इज़ अ फिट पर्सन टू बी अपॉइंटेड। अगर कोर्ट क्या कर सकता है, अगर गार्जियन कोई और नहीं मिल रहा है तो फादर या मदर को ही गार्जियन बना सकता है उस माइनर का, या फिर जो उसकी टेक केयर कर रहा है। तो कोर्ट गार्जियन को भी नोटिस वगैरह इशू कर सकता है, उसके पास पावर होती है। अब आ जाते हैं रूल 8 पे, रिटायरमेंट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड और रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड। तो कैसे रिमूव हो सकते हैं, या तो डेथ पे, या रिटायरमेंट पे, या रिमूवल पे उनका टर्मिनेट हो सकता है गार्जियन या नेक्स्ट फ्रेंड। तो तब तक नेक्स्ट फ्रेंड का रिटायरमेंट नहीं होगा जब तक वो एक पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकता हु इज फिट टू बी फिट टू रिप्लेस हिम, ऐसा बोल सकते हैं। देन द एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू नेक्स्ट फ्रेंड शैल बी सपोर्टेड बाय एफिडेविट। एफिडेविट अटैच करके अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड करवाना पड़ेगा, उसकी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। और
ऐसा शो करना पड़ेगा कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है विच इज एडवर्स टू द माइनर, जो कि माइनर के अगेंस्ट है। अब रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड, अगर जो नेक्स्ट फ्रेंड है उसका इंटरेस्ट ही माइनर के अगेंस्ट है या फिर वो डिफेंडेंट से कनेक्टेड है या फिर वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा है या फिर वो इंडिया में अब रहता नहीं है या कोई भी अदर कॉज हो सकता है, तो एप्लीकेशन एक दी जाएगी ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, या फिर डिफेंडेंट भी दे सकता है फॉर हिज रिमूवल। कोर्ट इफ सेटिस्फाइड ऑफ द सफिशिएंसी ऑफ द कॉज असाइंड, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि वो नेक्स्ट फ्रेंड रिमूव कर दिया जाए। और कैसे रिमूव हो सकता है? अगर गार्जियन नहीं है नेक्स्ट फ्रेंड जो अपॉइंट किया गया है वो गार्जियन नहीं है, तो एप्लीकेशन दी जा सकती है बाय द गार्जियन जो कि नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट होना चाहता है। तो कोर्ट फॉर द रीजंस रिकॉर्डेड नेक्स्ट फ्रेंड को रिमूव कर देगा और एप्लीकेंट को नेक्स्ट फ्रेंड बना दिया जाएगा। अब 14th पे आते हैं सीधा, अनरीजनेबल और प्रॉपर सूट। A minor on attaining majority may, if the sole plaintiff apply that a suit instituted in his name by his next friend be dismissed on the ground that it was unreasonable or proper। अब माइनर ने मेजॉरिटी अटेन कर दी है और वो एक सोल प्लेंटिफ है, एक लौता ही प्लेंटिफ है और उसे लगता है कि जो से कोर्ट जो सूट इंस्टीट्यूट किया गया था वो कोई प्रॉपर या रीजनेबल ग्राउंड पे नहीं इंस्टीट्यूट किया गया था, तो वो डिसमिस करा सकता है। तो वो एक एप्लीकेशन देगा कोर्ट को और कोर्ट और दूसरी पार्टीज को अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ सच अनरीजनेबलनेस। अब कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है कि हाँ अनरीजनेबल है ये चीज़ या इम्प्रॉपर है, तो वो एप्लीकेशन को ग्रांट कर देंगे और नेक्स्ट फ्रेंड को ऑर्डर करेंगे टू पे कॉस्ट ऑफ ऑल पार्टीज, कि वो सारे पार्टीज की कॉस्ट दे इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन, और कोई और ऑर्डर जो कि कोर्ट को सही लगे वो दे सकता है कोर्ट। अब 33 पे आ जाएंगे, सूट बाय इंडिजेंट पर्सन। इसका रूल 1 इज इम्पॉर्टेंट, सूट में बी इंस्टीट्यूटेड बाय इंडिजेंट पर्सन। तो इंडिजेंट पर्सन कौन होते हैं? जो कि जिनके पास ज़्यादा रिसोर्स नहीं रहता है, या बोल सकते हैं कि पुअर पर्सन का कुछ डिसेंट वर्ड बनाया गया है इंडिजेंट पर्सन। इसे पहले पॉपर बोलते थे बट अब उसका एक और डिसेंट वर्जन इंडिजेंट पर्सन बोला जाता है। तो कौन कंसीडर होता है इंडिजेंट पर्सन? पर्सन हु इज़ नॉट पोजेस्ड ऑफ सफिशिएंट मीन्स अदर देन द प्रॉपर्टी, कि वो अपनी प्रॉपर्टी कि वो उसके पास प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी नहीं है, टू इनेबल हिम टू पे द फीस प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ फॉर द प्लेंट, कि वो फीस पे कर सके अपने प्लेंट की। वेन नो सच फीस इज प्रिस्क्राइब्ड, वेन ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू प्रॉपर्टी वर्थ 1000 रुपीज, जिसकी प्रॉपर्टी 1000 से भी कम है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1000 से भी कम है और वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है, अदर देन द प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। तो एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड करके और जो भी उसके पास प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 1000 से कम है और उसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है टू पे द प्रिस्क्राइब्ड फीस, तो उन्हें ऐसा पर्सन सूट फाइल कर सकता है विदाउट द फीस। तो क्या वो इंडिजेंट पर्सन है कि नहीं है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। अब रूल 5 पे आ जाओ, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। कोर्ट रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन फॉर द परमिशन टू यूज इंडिजेंट पर्सन वेयर इट इज़ नॉट फ्रेम्ड एंड प्रेजेंटेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 2 और 3। तो रूल 2 और 3 में क्या लिखा हुआ है? मैनर लिखा हुआ है कि कंटेंट्स उन्हें एप्लीकेशन में देना, पहले एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन में क्या क्या लिखना पड़ेगा? जो भी प्रॉपर्टीज़ वो बिलोंग करता है उसके एस्टिमेटेड वैल्यू, फिर उस पर साइन करना पड़ेगा, उसे प्लीडिंग्स पे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा,
देन थर्ड बोलता है रूल 3 प्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन की कैसे प्रेजेंट होगी, तो उस बिहाफ पे उस वे में ही प्रिस्क्राइब पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज कोर्ट रिजेक्ट कर देगा। वेयर द एप्लीकेंट इज नॉट एन इंडिजेंट पर्सन, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि एप्लीकेंट इंडिजेंट पर्सन नहीं है तो रिजेक्शन हो सकता है एप्लीकेशन का। वेयर ही हैज विद इन 2 months नेक्स्ट बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी फ्रॉडुलेंटली, अगर उसने कोई प्रॉपर्टी फ्रॉडुलेंटली बेच दी हो 2 महीने पहले कि वो एज एन इंडिजेंट पर्सन कंसीडर हो पाए, तो फिर तब भी रिजेक्शन हो जाएगा। देन प्रोवाइडेड नो एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड इफ इवन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेंट। अगर एप्लीकेशन तब तक रिजेक्ट नहीं होगी अगर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो कि डिस्पोज ऑफ किया एप्लीकेंट ने वो भी 1,000 से कम है, मतलब उसको मिला के भी उसकी प्रॉपर्टी 1,000 से कम ही हो रही है, तो वेयर हिज एलिगेशन डू नॉट शो अ कॉज ऑफ एक्शन, अगर उसके एलिगेशन कुछ कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं बता रहे हैं, मतलब कोई सब्जेक्ट मैटर कुछ नहीं है उसका, उस केस का कोई केस ही नहीं बनता है। वेयर ही हैज़ एंटर्ड इनटू अग्रीमेंट विद द रेफरेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर and under which any other person has obtained interest in the subject matter, अगर उसने वो किसी अग्रीमेंट में एंटर हुआ है और उस अग्रीमेंट में किसी और का भी इंटरेस्ट है जो कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट से रिलेटेड है, वेयर द एप्लीकेशन मेड बाय द एप्लीकेंट इन द एप्लीकेशन शो दैट द सूट वुड बी बार्ड बाय लॉ, तो वो एलिगेशन जो हैं वो एप्लीकेशन ऐसा सूट कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो कि बार्ड बाय लॉ है। वेयर एनी अदर पर्सन एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद हिम टू फाइनेंस द लिटिगेशन, अगर किसी और पर्सन के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है टू फाइनेंस द लिटिगेशन, तो तब भी रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन हो सकता है। इन डायरेक्ट 10th पे आ जाएंगे कॉज वेयर द इंडिजेंट पर्सन सक्सीड्स, तो अगर इंडिजेंट पर्सन सक्सीड हो जाता है, डिक्री होल्डर बन जाता है, तो उसकी कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट रिकवर करेगी फ्रॉम एनी पार्टी ऑर्डर्ड बाय द डिक्री टू पे द सेम, उस पर्सन से जो कि जिसके ऊपर जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुई है टू पे द कॉस्ट। देन प्रोसीजर विद द इंडिजेंट पर्सन फेल्स, या फिर उसने सूट विड्रॉ कर लिया है। अब मान लो कि प्लेंटिफ ने पोस्टल चार्जेस नहीं पे किए हैं समन सर्व करने के लिए, या फिर प्लेंटिफ खुद ही अपीयर नहीं हुआ है, तो क्या करेगा, कोर्ट ऑर्डर कर देगा प्लेंटिफ को या पर्सन को प्लेंटिफ को कि वो ही अब कोर्ट की फीस पे करे। इंडिजेंट पर्सन है कि तो क्या हो गया, फॉल्ट तो उनका है ना। अब सीधे आ जाएंगे 18th पे, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द इंडिजेंट पर्सन, तो फ्री लीगल एड का तो हमें पता ही है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फ्री लीगल एड टू इंडिजेंट पर्सन्स, तो ये रूल याद कर लेना, इसमें दिया हुआ है रूल 18 में। देन ऑर्डर 34 सूट्स रिलेटिंग टू मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसमें रूल 2 इज इम्पॉर्टेंट, प्रीलिमिनरी डिक्री इन फोरक्लोजर ऑफ द सूट। अब ऑर्डर 34 बात करता है मॉर्टगेजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स, जो लीगल ऑफिसर के बैंकिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इसमें बोलते हैं जो भी पार्टीज जो कि इंटरेस्टेड है मॉर्टगेज सिक्योरिटी में, मतलब एक प्रॉपर्टी का अगर मॉर्टगेज की बात चल रही है और वो पर्सन मान लो इंसॉल्वेंट हो गया है, वो पे नहीं कर पा रहा है अपने मॉर्टगेजीज को, तो सब मिलके एक सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं फॉर रिडेम्पशन। तो रूल 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रीलिमिनरी डिक्री इन फोरक्लोजर सूट। तो कोर्ट एक प्रीलिमिनरी डिक्री फोरक्लोजर के लिए पास कर सकता है, ऑर्डरिंग दैट एन अकाउंट शैल बी टेकन फॉर कि कौन से मॉर्टगेजर का कौन से मॉर्टगेजी का कितना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ड्यू है ऑन द मॉर्टगेज, कॉस्ट ऑफ द सूट क्या होगी,
जो भी अवार्ड होंगे, मतलब कॉम्पनसेशन वगैरह, कॉस्ट वगैरह मिला के, वो क्या होगा, जो भी अदर कॉस्ट और चार्जेस है, एक्सपेंसेस हैं, विद द इंटरेस्ट, क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे, एंड डिक्लेयरिंग द अमाउंट सो ड्यू एट दैट डेट। तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है डिफेंडेंट को टू पे इनटू द कोर्ट, क्या पे करने का, कि जो अमाउंट ऑफ मनी है ना, जो कि डिक्लेयर्ड हुआ है, जो उस प्रॉपर्टी पे ड्यू है, मतलब मॉर्टगेज्ड है, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्फर्मेशन। तो वो जो भी अकाउंट्स वगैरह कोर्ट प्रिपेयर करेगा, अमाउंट असर्टेन करेगा कि इस प्रॉपर्टी पे कितना अमाउंट ड्यू है, डिफेंडेंट ने इस प्रॉपर्टी पे कितना अमाउंट ले रखा है, वो सब असर्टेन करने के 6 महीने बाद डेट रखेगा कि कोर्ट में आके ये पेमेंट जमा कर दे। तो कॉस्ट वगैरह पे करने के बाद जो डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी है उसे वापस मिल जाएगी, एंड इट विल बी फ्री फ्रॉम एनी मॉर्टगेजेस और इनकम्बरेंसेस, मतलब कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे उसके ऊपर। अगर डिफेंडेंट फेल हो जाता है वो सम पे करने के लिए, तो ही विल बी डिबार्ड फ्रॉम ऑल द राइट्स टू रिडीम द प्रॉपर्टी। मतलब 6 महीने बाद फिर वो प्रॉपर्टी किसके पास चली जाती है, किसके ओनरशिप में चली जाती है, जो मॉर्टगेजी है उसके। फिर वो उस प्रॉपर्टी को सेल करे, कुछ भी करे, अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेंटिफ, तभी डिबार की जाएगी। 6 महीने बाद वो एप्लीकेशन डालेगा कि ये तो इस कोई कॉस्ट वगैरह नहीं है, आप प्रॉपर्टी से उसके राइट डिबार्ट कर दो। अगर कोर्ट को लगता है तो वो 6 महीने से ज़्यादा भी एक्सटेंड कर सकती है इस टाइम को फॉर द पेमेंट। तो ये हो गया। अब सीधा आ जाएंगे रूल 7, प्रीलिमिनरी डिक्री इन रिडेम्पशन सूट। अगर प्रॉपर्टी के रिडेम्पशन का सूट है, तो अगर प्लेंटिव सक्सीड हुआ तो कोर्ट क्या ऑर्डर देगा, डिफेंडेंट को ऑर्डर देगा कि आप प्रिंसिपल मनी और इंटरेस्ट चुकाओ, जो भी ड्यू है, कॉस्ट ऑफ सूट वो चुकाओ, सारे चार्जेस वगैरह कोर्ट में जमा करो, और 6 months का टाइम दे देगा, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ द चार्जेस, कि कितने चार्जेस पेंडिंग हैं। और अगर इस अमाउंट का पेमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, मॉर्टगेज प्रॉपर्टी सोल हो सकती है। और प्लेंटिफ तो फॉर क्लैरिफाइंग, जो रिडेम्पशन ऑफ सूट है उसमें जो प्लेंटिफ है वो प्रॉपर्टी का ओनर है, ठीक है। तो अगर वो सक्सीड हो जाता है तो हम उस चीज़ में बात कर रहे हैं कि डिफेंडेंट से वो रिडीम कर रहा है प्रॉपर्टी। तो जो प्लेंटिफ है उसको पूरी कॉस्ट देनी पड़ेगी उसकी। अगर वो कॉस्ट देने में फेल हो जाता है तो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, जो भी डिक्री कोर्ट ने पास करी है वो कॉस्ट देनी पड़ेगी। अगर वो फेल हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेगा और प्रॉपर्टी सेल भी हो सकती है। अब मूविंग अहेड, ऑर्डर 35 इंटरप्लीडर सूट। तो ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ओनली। तो ये हमने किस में पढ़ा था, सेक्शन 88। देन मूविंग अहेड, ऑर्डर 37 समरी प्रोसीजर। इसमें रूल 1 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो द हेडिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो रूल 1 क्या बोलता है, कोर्ट एंड क्लासेस ऑफ सूट टू विच द ऑर्डर इज टू अप्लाई। तो समरी प्रोसीजर कौन कौन कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है, सिटी सिविल कोर्ट कर सकता है, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज या कोई भी अदर कोर्ट। तो हाई कोर्ट डायरेक्शंस दे सकता है कि किस किस कैटेगरी ऑफ सूट पे समरी ट्रायल, समरी प्रोसीजर हो सकता है, बाय लुकिंग फॉर द सर्कमस्टांसेस ऑफ केस, कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस ऑफ केस हैं, समरी ट्रायल करने के लायक है कि नहीं है, स्पीडी जस्टिस किस केस में मिलना चाहिए। तो कौन कौन से क्लासेस ऑफ सूट हैं जिसमें अप्लाई होता है, सूट अपॉन बिल ऑफ एक्सचेंज, ह्यूंडीज, प्रोमिसरी नोट्स, इसके रिलेटेड जो भी सूट हैं, सूट इन प्लेंटिफ सीक्स ओनली टू रिकवर अ डेट, कोई डेट रिकवरेबल रिकवरी का सूट है, लिक्विडेटेड डिमांड इन मनी का सूट है, पेएबल बाय द डिफेंडेंट विद और विदाउट इंटरेस्ट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट का है,
कि डेट रिकवर करना है और डेट अराइज हो रहा है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, सम सॉट टू बी रिकवर्ड, फिक्स सम ऑफ मनी, कि फिक्स सम ऑफ मनी रिसीव होता था वो नहीं हो रहा है, ये गारंटी है कोई मनी देने की। देन 3 is important procedure for appearance of defendant. So in suit which this order applies, plaintiff shall together with the summon under rule 2, तो समन के साथ कॉपीज तो जाती ही हैं प्लेंट की। ये नॉर्मल सूट में भी होता है, समरी प्रोसीजर्स में भी होता है। विद इन 10 days ऑफ नोटिस, वहाँ कितने दिन थे, 30 days थे, यहाँ विद इन 10 days ऑफ नोटिस उस पर्सन को अपीयर होना पड़ेगा, ईदर बाय हिमसेल्फ और बाय द प्लीडर, और उन्हें फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में क्या, नोटिस, जो उसके पास नोटिस आया उसका आंसर, अनलेस अदरवाइज ऑर्डर्ड ऑल समन्स नोटिस अदर जुडिशियल प्रोसीडिंग रिक्वायर्ड टू बी सर्व ऑन द डिफेंडेंट। तो वो 10 दिन के अंदर अंदर जब एड्रेस लिख के देगा ना कोर्ट को, तो उस एड्रेस पे जो भी समन्स वगैरह सर्व होंगे, भले वो वहाँ पर रहता हो चाहे नहीं रहता हो, तब भी ड्यूली सर्वड ही माने जाएंगे। ऑन द डे ऑफ एंटरिंग द अपीयरेंस, जब वो अपीयर होगा कोर्ट के सामने, तो डिफेंडेंट क्या करेगा, विद इन 10 days ऑफ द सर्विस ऑफ समन अपना डिफेंस लिख के देगा बाय एफिडेविट, अलॉन्ग विद एफिडेविट, और जज से परमिशन मांगेगा टू डिफेंड दैट केस। तो कोर्ट परमिशन दे सकता है डिफेंडेंट को कि वो अपने आप को डिफेंड कर दे, बट अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि डिफेंडेंट फ्रिवोलियस या वेक्सेशियस उसका इंटेंशन है, तो तब नहीं देगा। अगर प्लेंटिफ कोई अमाउंट क्लेम कर रहा है और डिफेंडेंट ने मान लिया कि वो अमाउंट ले रखा है, तो वो क्या करेगा, कोर्ट बोलेगा कि पहले तो आप अमाउंट वो दो सबमिट करो कोर्ट में, और फिर उसके बाद अपना डिफेंस लड़ो। तो एट द हेयरिंग ऑफ सच समन्स फॉर जजमेंट, अगर डिफेंडेंट ने अप्लाई नहीं किया है टू डिफेंड हिमसेल्फ, तो या फिर उसकी डिफेंडेंट्स की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, तो प्लेंटिफ शैल बी इंटाइटल्ड टू जजमेंट, प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट आ जाएगा। इफ़ द डिफेंडेंट इज परमिटेड टू डिफेंड, तो कोर्ट क्या कर सकता है, उसे डायरेक्ट कर सकता है सिक्योरिटी देने के लिए, फिक्स बाय द कोर्ट। अगर वो सिक्योरिटी नहीं देता है, देन द प्लेंटिफ शैल बी इंटाइटल्ड टू द जजमेंट। अब आ जाते हैं ऑर्डर 38 पे, अरेस्ट अटैचमेंट बिफोर द जजमेंट। इसमें कौन सा रूल इम्पॉर्टेंट है, रूल 4 इज इम्पॉर्टेंट। प्रोसीजर वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू फर्निश सिक्योरिटी और टू फाइंड फ्रेश सिक्योरिटी। तो अगर डिफेंडेंट फेल हो जाता है टू फर्निश सिक्योरिटी, या फिर कोई श्योरिटी लाने में फेल हो जाता है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, उसे कमिट कर सकता है सिविल प्रिजन में अंटिल द डिसीजन ऑफ सूट, मतलब जब तक डिसीजन नहीं आ जाता सूट का, डिग्री पास नहीं हो जाती, तब तक उसे जेल में डाल सकता है। या फिर अगर डिग्री पास हो चुकी है तो तब तक जेल में रख सकता है जब तक डिग्री सेटिस्फाई नहीं हो जाती। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन प्रिजन फॉर अ पीरियड मोर देन 6 months, 6 months से ज़्यादा प्रिजन में नहीं लग सकते। और अगर डिग्री का अमाउंट 50 रुपीज़ से नीचे है तो 6 वीक्स से ज़्यादा प्रिजन में नहीं रख सकते। सो नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन प्रिजन अंडर दिस रूल आफ्टर ही हैज़ कंप्लाइड विथ सच ऑर्डर। अब ये हेडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। तो अगर डिफेंडेंट अपनी प्रॉपर्टी से सेल ऑफ करना चाहता है, कर सकता है, तो प्लेंटिफ एप्लीकेशन लिख सकता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जब तक डिग्री सेटिस्फाई नहीं हो जाती या जब तक जजमेंट नहीं आ जाता। देन ऑर्डर 39 पे चलते हैं, टेम्पररी इंजंक्शन एंड इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स। So heading itself is important and rule 1 is important, cases in which temporary injunction may be granted। तो कोर्ट किस चीज़ से रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, तो
टेम्पररी इंजंक्शन जो होते हैं वो मैंडेटरी नेचर के होते हैं। तो इन केसेस इन विच टेम्पररी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड, कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें ग्रांट हो सकता है? अगर किसी केस में ये प्रूव हो गया है कि कोई भी थ्रू एफिडेविट अगर ये प्रूव हुआ है दैट एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इज़ इन डेंजर ऑफ वेस्टेड, डैमेज और एलियनेटेड बाय एनी पार्टी, कि कोई भी पार्टी उसे डैमेज कर सकती है, वेस्ट कर सकती है, एलियनेट कर सकती है, हड़प सकती है, wrongfully सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, जो कि डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए wrongfully सेल हो सकती है, तो तब टेम्पररी इंजंक्शन लगा सकते हैं। अगर ऐसा प्रूव हो जाता है कि डिफेंडेंट थ्रेटन कर रहा है एंड ही इंटेंड्स टू रिमूव डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी विद अ व्यू ऑफ डिफ्रॉडिंग हिज क्रेडिटर, कि वो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर सकता है, रिमूव कर सकता है, छुपा सकता है फ्रॉम हिज क्रेडिटर्स इन इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉडिंग देम, या डिफेंडेंट थ्रेटन कर रहा है टू डिस्पोजेस और वो प्लेंटिफ पे इंजरी पहुंचा सकता है, तो द कोर्ट में बाय ऑर्डर ग्रांट टेम्पररी इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन सच एक्ट। और ये टेम्पररी इंजंक्शन कब तक एप्लीकेबल हो सकता है? जब तक केस का डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता सूट का, तब तक। तो अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर डिफेंडेंट कर सकता है तो प्लेंटिफ एक एप्लीकेशन लिखेगा कोर्ट को टू प्रोवाइड टेम्पररी इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को रोक दिया जाए फ्रॉम कमिटिंग एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसका टाइम भी कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है। देन 2A बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोबीडियंस और ब्रीच ऑफ इंजंक्शन। तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है, उसे सिविल प्रिजन में डिटेन कर सकता है फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 months। और प्रॉपर्टी कब तक अटैच कर सकता है? 1 साल तक। और अगर वो प्रॉपर्टी मतलब अभी भी डिसोबीडियंस कर रहा है वो पर्सन, तो उसकी प्रॉपर्टी सोल्ड ऑफ भी हो सकती है और कोर्ट में अवार्ड कंपनसेशन टू द इंजर्ड पार्टी फ्रॉम दैट प्रोसीड्स। मतलब जो अमाउंट आया सोल्ड ऑफ करने के बाद प्रॉपर्टी, उसकी प्रोसीड से कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर सकती है। अब 5 पे आते हैं इंजंक्शन टू कॉर्पोरेशन बाइंडिंग ऑन इट्स ऑफिसर। अगर कोई भी इंजंक्शन लगा है कॉर्पोरेशन पे, तो वो जो भी मेंबर्स हैं और ऑफिसर्स हैं कॉर्पोरेशन के, वो भी उनके पर्सनल एक्शंस भी रिस्ट्रेन करे जाएंगे। देन मूविंग अहेड, Order 40, appointment of receiver. Rule 1 is important. Appointment of receiver when it appears to the court to be just and convenient. The court में order कि एक receiver appoint किया जाए property के लिए before after the decree has been passed, या तो डिक्री पास होने के पहले या डिक्री पास होने के बाद। रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम पोजेशन एंड कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी की कस्टडी से किसी पर्सन को रिमूव किया जा सकता है। कमिट द सेम टू द पोजेशन, और प्रॉपर्टी किसके पोजेशन में और कस्टडी में भेजी जा सकती है? रिसीवर के। कन्फर अपॉन द रिसीवर ऑल द पावर्स, जो भी प्रॉपर्टी के पावर्स होंगे सूट से रिलेटेड, कि फ्रॉम ब्रिंगिंग एंड डिफेंडिंग द सूट फॉर रियलाइजेशन, मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कि इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी सूट फाइल हो रहा है तो उसको डिफेंड करना, या प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी सूट फाइल करना, प्रिजर्वेशन से रिलेटेड फाइल करना, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड फाइल करना, देन कलेक्शन ऑफ रेंट प्रॉफिट, ये सब करना, रेंट प्रॉफिट को डिस्पोज ऑफ करना। अब अगर कोर्ट उन लोगों को पोजेशन से रिमूव नहीं कर सकता प्रॉपर्टी के जिनका रिमूवल पार्टीज़ के हाथ में नहीं है, मतलब पार्टीज़ जो सूट की पार्टीज़ हैं वो खुद अगर उस पर्सन को रिमूव नहीं कर सकती, तो कोर्ट के पास भी पावर नहीं है। देन मूविंग अहेड, ऑर्डर 41, अपील्स फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्री। रूल 1 इज इम्पॉर्टेंट। द फॉर्म्स ऑफ अपील व्हाट टू अकम्पनी मेमोरेंडम।
तो मेमोरेंडम के फॉर्म में अपील जानी चाहिए एंड इट शुड बी साइंड बाय द अपीलेंट एंड द प्लीडर, और कोर्ट के पास वो मेमोरेंडम सबमिट होना चाहिए विद अ कॉपी ऑफ जजमेंट, कि जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट ने जजमेंट दिया वो। अब सीधा सेक्शन 11 पे आएंगे, रूल 11 पे। पावर टू डिसमिस अपील विदाउट सेंडिंग नोटिस टू द लोअर कोर्ट। तो अपीलेंट कोर्ट के पास आफ्टर फिक्सिंग अ डेट फॉर हियरिंग, हियरिंग के लिए डेट फिक्स करेगा, अपीलेंट और प्लीडर अपीयर होंगे, और फर्स्ट हियरिंग पे अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा कॉज ऑफ एक्शन, ऐसा कुछ गलत मतलब कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है या फिर जजमेंट सही है कोर्ट का, तो वो क्या कर देगा, अपील को डिसमिस कर देगा ऑन द डे फिक्स्ड। अगर डे फिक्स पे अपीलेंट ही नहीं आता है तो कोर्ट तब भी डिसमिस कर देगा, एंड डिसमिसल ऑफ एन अपील अंडर दिस रूल शैल बी नोटिफाइड टू द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रेफर्ड। अब रूल 22 पे आ जाते हैं। अपॉन हियरिंग रिस्पोंडेंट में ऑब्जेक्ट टू डिक्री एज इफ ही हैड प्रेफर्ड सेपरेट अपील। तो अगर डिफेंडेंट के ऊपर, जो रिस्पोंडेंट है उसके ऊपर अगर कोई भी नोटिस सर्व हुआ है, उसके विद इन 1 मंथ वो क्या कर सकता है, अगर डिक्री का कोई भी पार्ट है जिस पे उसे भी अपील करना है, वो भी अपील फाइल कर सकता है, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है, और उसका क्रॉस ऑब्जेक्शन भी मेमोरेंडम के फॉर्म में ही कोर्ट में सबमिट होगा। अब सीधा आ जाएंगे रूल 27 पे, प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस इन द अपीलेंट कोर्ट। अब पार्टीज़ क्या कर सकती हैं, कोई भी एडिशनल एविडेंस ओरल या डॉक्यूमेंट्री सबमिट नहीं कर सकती हैं अपीलेंट कोर्ट में अनलेस द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रेफर्ड। अगर जो भी लोअर कोर्ट था उसने वो एविडेंस एडमिट करने से मना कर दिया हो, या फिर पूरी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद भी वो एविडेंस का पता ही ना हो पार्टी को, तो अपीलेंट कोर्ट किसी भी विटनेस को बुला सकती है, एग्जामिन कर सकती है, जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है उस पर। दैट्स इट। नाउ कमिंग ऑन टू 31। जजमेंट ऑफ अपीलेंट कोर्ट शैल बी इन राइटिंग एंड शैल स्टेट द, क्या क्या स्टेट करना चाहिए, पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन की क्या डिसीजन उसे लगता है, क्या डिटरमाइन करता है वो सूट के केस में, क्या उसके ऑब्जर्वेशंस हैं, कोई भी डिसीजन जो उसने डिसीजन लिया है, रीज़न फॉर द डिसीजन, एंड वेयर द डिक्री अपील फ्रॉम इज रिवर्स्ड। अगर डिक्री वो रिवर्स कर रहा है तो वो लिखेगा, उसका भी रीज़न लिखेगा। एंड शैल एट द टाइम दैट इट इज़ प्रोनाउंस टू बी साइन एंड डेटेड बाय जज, उस पर साइन करके और डेट लिख के और वो जजमेंट सुना सकता है। नाउ कमिंग ऑन टू 42, ऑर्डर का नेम इज़ इम्पॉर्टेंट। देन order 43 appeals from the order name as well as rule 1 is important. An appeal shall lie from the following order under the provision of 104. तो ये सारे रूल्स में रूल 10 था रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का, इसमें अपील एप्लीकेबल होगी। रूल 9 था ऑर्डर 11 में रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन का। देन रूल 13 था ऑर्डर 11 में रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन का। देन रूल 21 ऑफ ऑर्डर 11, रूल 34 और ऑर्डर 21, ये सब पे अपील लाए कर सकती है। बस इतना ही बोलता है ये, तो ये सारे एक बार देख लेना। अब रेफरेंस पे आ जाते हैं। तो रेफरेंस का ऑर्डर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो लोअर कोर्ट को अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगता है जो उसे हाई कोर्ट ही आंसर कर सकता है, क्वेश्चन एज टू हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, कि ये लॉ इनफोर्स है कि नहीं है, एंड दैट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्पोज ऑफ द केस, तो वो रेफरेंस के लिए दे सकता है।
इसका हमने ऑलरेडी सेक्शन पढ़ा हुआ है। देन हम आते हैं रिविजन पे, रिव्यू पे, ऑर्डर 47। तो रिव्यू किसका हो सकता है? अगर कोई भी पर्सन अग्राइव्ड है किसी डिसीजन से और उस केस का अपील नहीं हो सकता, वो अपीलेबल सूट नहीं था, तो फिर तब रिव्यू हो सकता है जजमेंट का। बाय डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज़ अलाउड, उसका हो सकता है बाय द डिसीजन ऑन द रेफरेंस ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़। अगर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़ ने कोई रेफरेंस दिया है तो उसका हो सकता है। या कोई भी ऐसा न्यू और इम्पॉर्टेंट मैटर ऑफ एविडेंस डिस्कवर हुआ है आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस, और वो पर्सन एट द टाइम ऑफ डिक्री वो एविडेंस नहीं ले जा पाया कोर्ट के पास, तो वो पर्सन डिक्री रिव्यू ऑब्टेन कर सकता है उस जजमेंट पे बाय सबमिटिंग न्यू एविडेंस। अब रूल 7 पे आते हैं। ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन नॉट अपीलेबल, ऑब्जेक्शंस टू ऑर्डर ग्रांटिंग एप्लीकेशन। तो कोई भी ऐसा कोर्ट ने अगर एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दी है तो वो अपीलेबल नहीं है, बट एन ऑर्डर ग्रांटिंग एन एप्लीकेशन मे बी ऑब्जेक्टेड टू, कि अगर कोई एप्लीकेशन अगर कोर्ट ने ग्रांट कर दी है या ले ली है, उसमें ऑब्जेक्शन हो सकता है, उसमें ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। या फिर ऑर्डर हैज़ बीन फाइनली पास्ड एंड मेड इन द सूट। अगर प्लेंटिफ के ना आने से एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है तो सफिशेंट रीज़न बता के प्लेंटिफ क्या कर सकता है, सेट असाइड करा सकता है उस रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को, उस ऑर्डर को सेट असाइड करा सकता है, और फिर उनकी हेयरिंग की डेट रखी जाएगी, फिक्स की जाएगी। सो दैट्स इट, वी आर डन विथ CPC. See you with the next topic in our next video.